वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों का वर्गीकरण। देखिए होता क्या है, जो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण होते हैं उसको लर्न करने में आपको बहुत परेशानी होती है। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है आपको कोई परेशानी ना हो इसके लिए मैं एक वर्गीकरण बना देता हूं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण का। जैसे ही ये वर्गीकरण आप समझेंगे फिर रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही इजी से आप बना सकते हैं। और जो क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इन अभिक्रियाओं को करने में परेशानी भी होती है। तो आपको अगर परेशानी से बचना है और तो आपको क्या करना होता है, एक स्ट्रेटेजी बनाइए और वो होती है वर्गीकरण। अगर आप किसी भी टॉपिक का वर्गीकरण बना लेते हैं और उसको दिमाग में बिठा लेते हैं तो फिर अभिक्रिया करने में कोई परेशानी नहीं होती। तो आइए मैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों का एक वर्गीकरण बना देता हूं जिससे कि आप अभिक्रियाओं को बहुत ही आसानी से कर पाएं। तो चलिए देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। देखिए CHCl3 ये होते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। किस तरीके से ये रासायनिक गुण आपको पढ़ने हैं ये समझिए। अब रासायनिक गुण समझिए आप। सबसे पहले आप रासायनिक गुण के अंदर जो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, जो अपचयन अभिक्रिया होती है क्लोरोफॉर्म की, ये दो तरीके से अपचयन अभिक्रिया करता है क्लोरोफॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर एक, अगर आप करने जा रहे हैं अपचयन अभिक्रिया Zn प्लस जल की उपस्थिति में, Zn और जल की उपस्थिति में अगर आप अपचयन अभिक्रिया करते हैं तो मैथेन गैस बनती है, ये आपको पता हो, जिसे हम CH4 कहते हैं। ये मैथेन गैस बन जाती है। और यदि आप अपचयन कर रहे हैं Zn प्लस HCl की उपस्थिति में, दोनों ही पता हो, दोनों ही आपको पता हो। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ जाना, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ जाना, तो बनेगा CH2Cl2, इसे कहते हैं मैथिलिडीन क्लोराइड। ये क्या बनता है, मैथिलिडीन क्लोराइड बन जाता है। तो ये आपको पता हो। इसके बाद जो आप गुण पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के वो पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, जो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं वो वायु और प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। होता क्या है, जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं यानी कि ऑक्सीजन प्लस प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति या वायु प्लस प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म जो होती है ऑक्सीजन से क्रिया करके एक बहुत हानिकारक गैस बनाती है फास्जीन, जिसे कहते हैं COCl2। ये बहुत विषैली गैस होती है और इसको सूंघने पर मृत्यु तक हो जाती है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को कभी भी खुला नहीं रखते। तो क्लोरोफॉर्म क्या होती है, वायु और प्रकाश की उपस्थिति में फास्जीन गैस बना लेती है, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। इसके बाद जैसे ही आप इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीकरण के बाद सिल्वर चूर्ण से अभिक्रिया, सिल्वर चूर्ण से, ये जो सिल्वर चूर्ण होता है यानी कि Ag, जब Ag से अभिक्रिया करते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ही ऐसी अभिक्रिया है जो कार्बन की संख्या बढ़ा देती है। अब आप यहां देखिए
जो क्लोरोफॉर्म है इसमें इधर एक कार्बन आ रहा, लेकिन जब सिल्वर चून के साथ इसकी अभिक्रिया करते हैं, जब मैं अभिक्रिया करवाऊंगा तो आप एक गैस बनती है जिसे कहते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन, और एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है इसे ऐसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या लिख सकते हैं C2H2, C2H2। एसिटिलीन गैस बनती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। देखिए यहाँ एक कार्बन है क्लोरोफॉर्म में और यहाँ दो कार्बन की बन जाती है, तो ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है उन अभिक्रियाओं में जिसमें एक कार्बन से दो कार्बन वाली समीकरण पूछी जाती है, तो उसमें इस अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कहीं केमिस्ट्री में ऐसी अभिक्रिया आए जिसमें एक कार्बन से दो कार्बन वाला कोई तत्व बनवाए, तो उस समीकरण में हम इस वाली समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ही मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक कार्बन से दो कार्बन वाले तत्व बनता है। ये बात याद रखना, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब तीसरा जो रासायनिक गुण आप याद करेंगे वो करेंगे हम नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल जिसे हम HNO3 कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल से जब अभिक्रिया होती है तो क्लोरोपिक्रिन बनता है। क्लोरोपिक्रिन याद रखना, क्लोरोपिक्रिन, ये क्लोरोपिक्रिन बनता है जिसका फार्मूला होता है CCl3NO2। ये क्लोरोपिक्रिन एक, जहां भी HNO3 की अभिक्रिया होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो हमेशा विस्फोटक पदार्थ बनता है, हमेशा विस्फोटक पदार्थ बनता है, ये याद रखना। और ये क्लोरोपिक्रिन बहुत विस्फोटक पदार्थ होता है और युद्ध गैस में इसका इस्तेमाल होता है, और साथ के साथ इसका इस्तेमाल दवाई के रूप में भी किया जाता है। तो क्लोरोपिक्रिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, पहले आपको ये वर्गीकरण याद रहना चाहिए जिससे कि आप बहुत आसानी से समीकरण बना सके। बस आपको पता हो कि क्या बनता है, जब फिर तो समीकरण आसान हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एसीटोन से अभिक्रिया। अब इसमें अगर आप अभिक्रिया कराते हैं एसीटोन से, एसीटोन, एसीटोन का फार्मूला आपको पता है CH3COCH3। अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन से आती है तो क्लोरीटोन बनता है, क्लोरीटोन। अब इसका फार्मूला भी आपको पता हो, क्लोरीटोन का फार्मूला क्या होता है CH3, मैं खोल के ही लिख देता हूं CCH3 और एक तरफ CCl3 और यहां आ जाएगा CCl3 CO CCl3 CH3 CH3 CCl3 और क्या रह गया, दो CH3। हाँ, ये O के साथ OH आएगा, ये O नहीं रहेगा OH। ये होता है क्लोरीटोन। एक तरफ कार्बन से जुड़ा होता है OH और एक तरफ CCl3 और दो तरफ CH3 अणु, यही कहलाता है क्लोरीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बस आपको पहले ये वर्गीकरण में पता हो। थोड़ा इसे मैं छोटा कर देता हूं, ये देखिए, अब आप समझिए। तो क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है, ये क्लोरीटोन का फार्मूला है, ठीक है ना। इसके बाद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया एरोमेटिक यौगिक। अगर एनिलीन से अभिक्रिया हो जाए, एनिलीन, एनिलीन का भी आपको फार्मूला पता हो, या तो इसे बेंजीन की रिंग पे NH2 समूह जोड़ दो, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5NH2। ये होती है एनिलीन। जब एनिलीन से अभिक्रिया कराते हैं किसके, क्लोरोफॉर्म की, तो आइसोसाइनाइड, याद रखना क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। फेनिल बेंजीन की रिंग पे NC आ जाएगा, इसे कहते हैं
फेनिल आइसोसाइनाइड, या इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं हम C6H5NC, फेनिल आइसोसाइनाइड। और ये एक कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहलाती है। इस अभिक्रिया का नाम है कार्बल, इस अभिक्रिया को लिख लो, नाम से भी पूछी जाती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसे नाम से भी जानते हैं हम कार्बन एमीन अभिक्रिया। अब इसे थोड़ा सा यहां समझिए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, और यो साइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी क्लोरोफॉर्म पे आप एनिलीन की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या है, ये फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड। ये आइसोसाइनाइड का परीक्षण भी कहलाता है, ठीक है ना, नाम से भी अभिक्रिया आती है। इसके बाद देखो, ये देखो, आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो इस वर्गीकरण को अच्छे से समझना ही पड़ेगा। ये वर्गीकरण दिमाग में बिठाइए, और तुरंत जब रासायनिक अभिक्रिया करनी सिखाऊंगा उससे आपको रासायनिक अभिक्रिया करनी आ जाएगी, पर वर्गीकरण आपको पता हुआ। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण का वर्गीकरण, तो अगर ये वर्गीकरण आपके दिमाग में है तो रासायनिक अभिक्रिया बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण की अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में होता क्या है ये समझिए। जो क्लोरोफॉर्म होती है वो वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे क्लोरोफॉर्म फाजिन में बदल जाता है। फाजिन जो कि एक बहुत विषैला द्रव होता है और इसे सूंघने पर मृत्यु तक हो जाती है, तो बहुत ही विषैला पदार्थ होता है। आइए देखिए आपको एग्जाम में कैसे लिखनी है ये अभिक्रिया, ये समझिए। वायु तथा प्रकाश से क्रिया करके फाजिन क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे फाजिन, जिसे कहते हैं COCl2, ये फाजिन होता है। CaCO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। अब देखिए किस तरीके से होता है ऑक्सीकृत, ये समझिए आप। ये लिया आपने क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस, जब इसकी क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में तो COCl2 फाजिन बनता है। क्या बन जाता है, फाजिन, और साथ के साथ HCl का अणु भी बाहर होता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ है, आइए मैं समझा देता हूं। पहले इस समीकरण को देखिए, ऑक्सीजन के 2 है तो संतुलित करने के लिए 2 अणु यहां आ जाएंगे, और जैसे ही 2 अणु यहां आए तो आप देख रहे हैं कार्बन के भी 2 अणु हो जाएंगे, तो 2 यहां लग जाएंगे, 2 यहां लग जाएंगे, और HCl के 3 दूनी 6, 2 दूनी 6, तो यहाँ 2 अणु HCl के बनेंगे। तो इस तरीके से ये फाजिन बन जाती है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुई, तो अब समझिए ये अभिक्रिया कैसे होती है, इसको समझिए। जो क्लोरोफॉर्म होता है CH, Cl, Cl और Cl, जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से O2, तो होता क्या है, यहां से HCl को लेके बाहर हो जाता है, HCl को लेके बाहर हो जाता है, इसलिए HCl बाहर हो गया, ठीक है। और ये ऑक्सीजन यहां आ जाती है, दोनों की दोनों ऑक्सीजन आ जाएगी, तो इसलिए 2 अणु बने COCl2 के, फाजिन ऐसे बनता है। तो यही कहलाता है फाजिन। अब तो समझ में आ गया, HCl बाहर और ऑक्सीजन का अणु आ गया तो COCl2 बनेगा। संतुलित करेंगे तो ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, इसलिए 2 यहां लगाए, फिर कार्बन को संतुलित करा तो 2 यहां लगाए, हाइड्रोजन को गिन लो या क्लोरीन 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, तो 2 यहां लगाए,
तो इस तरीके से ये एक संतुलित अभिक्रिया हो जाती है ऑक्सीकरण की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। इस तरीके से आप क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण अभिक्रिया बहुत ही इजी से कर सकते हैं। अब नंबर 2, रासायनिक गुण के अंतर्गत हम इसकी पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी जो अभिक्रिया है इसको समझिए, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्यों लिख रहा हूं मैं, ये भी आप समझिए। इसको समझने के लिए बहुत ही आप जरा ध्यान से समझना अपचयन अभिक्रिया को। अब देखिए अपचयन अभिक्रिया में करना क्या है। जो ये अपचयन अभिक्रिया दो तरीके से होती है। अब दोनों ही तरीके से आप समझिए। अगर नंबर 1 अपचयन अभिक्रियाएं, नंबर 1, अगर क्लोरोफॉर्म Zn और जलवाष्प से क्रिया करता है, Zn जिंक और जलवाष्प से क्रिया करता है तो मैथेन बनती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो किस तरीके से आपको लिखनी है, देखिए क्लोरोफॉर्म की जिंक तथा जल यानी कि वाष्प से क्रिया कराने पर मैथेन प्राप्त होता है। मैथेन प्राप्त होता यानी कि मैथेन बनती है। अब ये अभिक्रिया कैसे होती है इसको भी समझिए। ये एक अपचयन अभिक्रिया है, ये याद रखना अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन में क्या होता है ये बताऊंगा। CHCl3 ये लिया आपने क्लोरोफॉर्म। जब आप इसका अपचयन करते हैं, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी कि जिस तत्व पे आप जिस क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराने जा रहे हैं तो इस पे हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी, अपचयन होता है। और ये किसकी उपस्थिति में होता है, Zn प्लस H2O की उपस्थिति में ये अपचयन अभिक्रिया होती है और बनता है मैथेन CH4 बनता है और साथ के साथ HCl भी निकलता है। अब आप कहेंगे ये अभिक्रिया कैसे हुई है, अब आप इसको समझिए। ये तो समझ में आ गया। संतुलित अभी थोड़ी देर में करेंगे, अब संतुलित भी करेंगे मैथेन कैसे बनी है और ये किस तरीके से बना है। देखिए संतुलित तो आराम से हो जाएगी। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं यहाँ, 3, तो यहां लगाइए 3। Cl के अणु को संतुलित करने के लिए यहाँ 3 लगाना पड़ा क्योंकि क्लोरीन संतुलित होनी चाहिए। और अब आप देखें हाइड्रोजन के 3 तो यहाँ आए और 3 ये, तो 4 3 7, एक ही तो हाइड्रोजन है यहाँ तो 6 आ जाएंगे। देखिए इधर हाइड्रोजन 4 और 3 ये 7 है और इधर था 1 हाइड्रोजन तो 6 हाइड्रोजन ये, तो ये समीकरण हुई। अब कहेंगे किस तरीके से हुई, तो आइए समझा देता हूं ये अभिक्रिया भी कैसे अपचयन हुआ। अब आप ये समझिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया था जो क्लोरोफॉर्म है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं HCl Cl और Cl ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसका हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन होता है, ZnH2O की उपस्थिति में अपचयन होता है, तो ये Cl के तीनों अणु, ये तीनों के तीनों अणु बाहर हो जाएंगे H के साथ, तो HCl के तीनों अणु बाहर हो गए। ये तीनों के तीनों Cl के अणु बाहर हो गए। अब जब ये बाहर हो गए तो क्या इस C के तीनों हाथ खाली हो गए, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, तो तीनों हैंड खाली हो गए और 3 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, 1 2 3, एक पहले से ही थी, तो कितने हो गया CH4, तो देखो CH4 बन गया। तो 3 हाइड्रोजन तो Cl को लेके बाहर हुई, 3 हाइड्रोजन यहाँ हुई, टोटल 6 हाइड्रोजन के अणु लगे तो 6 इसलिए यहाँ आ गया। तो अब आप ये समझिए अगर अपचयन होती है ZnH2 की उपस्थिति में तब मैथेन बनता है, याद रखना। लेकिन अगर अपचयन होता है Zn और HCl की उपस्थिति में तब दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही अपचयन अभिक्रिया है। लेकिन अगर अपचयन हो रहा है ZnH2 की उपस्थिति में तो मैथेन बनती है, याद रखना। और अगर अपचयन होता है Zn और HCl की उपस्थिति में तब मैथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। देखिए करा देते हैं, इसको भी देखें। नंबर 2 अपचयन देखिए आप, नंबर दूसरा अपचयन, ये समझिए। नंबर 2
क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, एथेनॉल, जिंक क्लोराइड, यानी कि एथेनॉल का विलयन में कराते हैं इसको, एथेनॉल के विलयन में, एथेनॉल यहां लिख सकते हैं, एथेनॉल विलयन में जिंक क्लोराइड से क्रिया करने पर मैथिलीन डाइक्लोराइड क्लोराइड बनाता है। यानी कि क्या बनता है, मैथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। अब किस तरीके से बनता है ये भी समझिए, अभिक्रिया को देखिए आप, ये अभिक्रिया कैसे करनी है अब आप ये देखिए। देखिए क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका जब फिर अपचयन अभिक्रिया है, याद रखनी है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन एक है, एक से ज्यादा हो जाएगी, ये याद रखना, एक से ज्यादा हो जाएगी। और अपचयन ये किसके उपस्थिति में हो रहा है, Zn प्लस HCl की उपस्थिति में, और विलयन कैसे है, एथेनॉल विलयन में, यानी कि एथिल अल्कोहल C2H5OH की उपस्थिति में। जब ये अपचयन अभिक्रिया होती है, देखो वो भी अपचयन अभिक्रिया थी, ये भी अपचयन अभिक्रिया है, बनता है CH2Cl2 और प्लस HCl बाहर, ये अभिक्रिया होती है, इसे ही कहते हैं मैथिलीन डाइक्लोराइड। अब ये कैसे हुआ ये भी समझिए आप, हुआ कैसे है अब ये देखिए, इसको समझिए। देखो CHCl के 3 अणु तो थे ही, ये रे, ये 3 अणु थे, और नवजात हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ रही है। अभी संतुलित करूंगा कितने लगे, अब आप देखिए, एक क्लोराइड का अणु एक HCl के अणु के साथ, ये दोनों बाहर हो गए, देखिए HCl बाहर, क्लियर, ये बात समझ में आ गई, HCl बाहर। अब आप बताइए, जब ये Cl बाहर हो गई तो ये हाथ खाली हो गया, C का ये हाथ खाली हो गया, तो इसके पास एक हाइड्रोजन यहां और आ जाएगी, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन लगे, एक हाइड्रोजन तो आई H को Cl को लेकर बाहर, ये ली, और दूसरी जो हाइड्रोजन वो यहां आ गई, तो देखिए CH2, ये ना CH2Cl2, यही तो है CH2Cl2। तो इस तरीके से मैथिलीन डाइक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो ये आपने पढ़ी क्लोरोफॉर्म की अपचयन अभिक्रिया। बस आपको ये देखना है, अगर अपचयन होता है Zn और जलवाष्प की उपस्थिति में तो मैथेन बनता है, और अगर अपचयन होता है किसकी उपस्थिति में, Zn और HCl की उपस्थिति में, तो मैथिलीन डाइक्लोराइड बनती है। और कैसे बनती है ये मैंने आपको समझा दी। अब नंबर 3 जो अभिक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, बहुत ही ज्यादा, एसिटिलीन, वो सिल्वर चून के साथ अभिक्रिया। अब हेडिंग डालिए आप, सिल्वर चून के साथ अभिक्रिया, सिल्वर चून से, सिल्वर चून के साथ अभिक्रिया। अब इसमें देखिए आप, ये अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है, सिल्वर चून के साथ अभिक्रिया अगर आप कराते हैं। जब भी क्लोरोफॉर्म सिल्वर चून के साथ अभिक्रिया करता है तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है, एसिटिलीन। अब मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस अभिक्रिया का उपयोग आप कितनी सारी अभिक्रियाओं में करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको समझिए। अब आपको करना कैसे है ये समझिए। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर चून के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, एसिटिलीन, एसिटिलीन प्राप्त होता है। अब इसको समझिए, ये अभिक्रिया कैसे होती है, आप इसको देखिए, इस अभिक्रिया को देखिए, ये कैसे होनी है। अब आपने लिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है ना, इसकी क्रिया जैसे ही आप Ag से कराएंगे सिल्वर से,
तो एसिटिलीन गैस का सूत्र आपको पता हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसे लिख सकते हैं C2H2। ये एसिटिलीन बनती है और प्लस साथ के साथ AgCl ये भी प्राप्त होता है। AgCl क्यों बनता है? क्योंकि अब आप समझिए, Ag पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे एक निगेटिव, तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो AgCl ही बनेगा, ना कि AgCl2। AgCl इसलिए बनता है क्योंकि दोनों के आयन प्लस एक इसके माइनस एक होता है, जब दोनों मिलेंगे तो AgCl बनेगा। ये तो पता चल गया। अब लेकिन ये हुई कैसे? इस अभिक्रिया में आप यहां देख रहे हैं कि यहां तो कार्बन के एक है और इधर एसिटिलीन में कार्बन के दो आ गए, तो ये अभिक्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जिस भी अभिक्रिया में आपसे कार्बन की संख्या बढ़ाने वाली अभिक्रिया पूछेगा उसमें इस अभिक्रिया का प्रयोग हो जाता है। और केमिस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत कम अभिक्रिया है जो कार्बन की संख्या को बढ़ा देती है। एक कार्बन है देखिए इसमें, और इधर जब अभिक्रिया हो रही है तो दो कार्बन आ रहे हैं। तो पहले इसे संतुलित कर दूं और ये हुई कैसे ये भी बता देता हूं। तो कार्बन के दो आए हैं तो यहां दो लग जाएंगे, क्लियर, यहां दो लग जाएंगे, ठीक है। और Cl के देखिए कितना हो गया, 3 दूनी 6, Cl के 6 अणु हो गए, तो Cl संतुलित करने के लिए यहां 6 लग जाएंगे। और अब Ag के भी 6 हो गए तो यहां 6 लगाइए Ag के भी। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी अभिक्रिया हो जाती है। अब आप समझिए ये अभिक्रिया कैसे हुई है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये कार्बन की संख्या को बढ़ाने वाली अभिक्रिया है। और ऐसी क्रिया एक वोल्टेज अभिक्रिया भी आएगी, एक फ्रिकलैंड अभिक्रिया भी होती है जो कार्बन की संख्या को बढ़ा देती है, और एक KCN के साथ RX की क्रिया। चार अभिक्रिया केमिस्ट्री के अंदर ऐसी है जो कार्बन की संख्या को बढ़ा रही है। और कभी भी केमिस्ट्री में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें कार्बन की संख्या बढ़ानी हो तो उन चारों में से किसी एक समीकरण का प्रयोग कर देते हैं, इसी का भी कर सकते हैं। अब आप ये समझिए ये बना कैसे, देखिए ऐसे हुआ। तो ये CHCl3 के दो अणु आप लीजिए ऐसे, ये दो अणु लीजिए, लेकिन लेने कैसे हैं आइए मैं समझा देता हूं। C यही तो होता है HCl Cl Cl, और एक अणु और लीजिए इसके साथ CHCl Cl Cl। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, ये तो आपको पता। ये तीनों के तीनों Cl के अणु यहां से तीन, तो ये निकल के जब जाएंगे तो क्या कार्बन के 3 हाथ खाली नहीं रह जाएंगे? बस जब तीनों एक कार्बन से 3 क्लोराइड के अणु निकलेंगे तो 3 हाथ इसके खाली हो गए, यानी कि कार्बन के 3 हैंड फ्री हो गए, एक हैंड पे तो हाइड्रोजन है। क्लियर, ये तो पता चल गया। और इसी तरीके से जो दूसरा अणु फिर लिया है आपने क्लोरोफॉर्म का, 3 हाथ उसके खाली हो गए, 3 हाथ उस कार्बन के भी 3 हाथ खाली हो गए, क्योंकि कार्बन के 4 संयोजकता है, एक हाथ में तो हाइड्रोजन है ही। और जब ये आपस में दोनों मिलेंगे तो 3 हाथ इसके और 3 हाथ इसके, यानी कि तीनों जब आपस में मिलेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C बनाएंगे और इसके पास H है ही। तो देखिए कार्बन की 4 संयोजकता पूरी होनी चाहिए, इस तरीके से एसिटिलीन प्राप्त हो जाती है। और इसके मैथिल क्लोराइड के 2 अणुओं का, वो क्लोरोफॉर्म के 2 अणुओं का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से 2 लगने के बाद जब यहाँ से Cl निकल के जाएगा ये, तो आपस में जब दोनों कार्बन जुड़ेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे और ये एसिटिलीन गैस बन जाती है। तो ये समीकरण आपके समझ में आई होगी, मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दी। तो ये समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन को बढ़ाने वाली अभिक्रिया है। इसके साथ नेक्स्ट अगर हम अभिक्रिया करा देते हैं HNO3 के साथ, अब क्रिया कराते हैं HNO3 के साथ, देखिए अब क्रिया कहते हैं नंबर 4 HNO3 सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको भी समझिए। अगर अभिक्रिया पूछी जाए सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया, अब आप ये समझिए सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। जब भी क्लोरोफॉर्म की सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया होती है तो क्लोरोपिक्रिन बनता है,
अब क्लोरोपिक्रीन, ये तो आपको पता रहना चाहिए, क्लोरोपिक्रीन तो बनता है, लेकिन क्लोरोपिक्रीन का सूत्र होता क्या है? क्लोरोपिक्रीन का जब सूत्र आपको पता रहेगा तो तभी तो आप कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एक रजिस्टर में जो ये सूत्र आ रहे हैं उनको लिख के एक दो बार दोहराए तो आपको पता चल जाएगा, ना भी दोहराए समीकरण के दौरान आपको याद हो जाएगा, पर ये तो पता हो क्लोरोपिक्रीन बनता है। आइए किस तरीके से लिखना है आपको, यह अभिक्रिया एग्जाम में कैसे करनी है वो बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से कराने पर क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन बनता है। ये जो क्लोरोपिक्रीन होता है इसके बारे में भी अगर आप लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, क्लोरोपिक्रीन जो इसका प्रयोग होता है ना, ये एक द्रव होता है। क्लोरोपिक्रीन कैसा होता है? द्रव होता है, और इसका प्रयोग कीटनाशक और युद्ध गैस के रूप में भी होता है, यानी कि युद्ध गैस के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो और किसमें? कीटनाशक में इसका प्रयोग होता है। तो कैसे प्राप्त होता है, आइए ये भी एक अभिक्रिया मैं बना के दिखा दूं। CHCl3 ये लिया आपने क्लोरोफॉर्म, जब इसकी क्रिया आप कराते हैं प्लस HNO3 सांद्र के साथ, जब ये अभिक्रिया होती है तो क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन का सूत्र अब आपको पता हो तभी ये हो सकता है CCl3NO2, ये क्लोरोपिक्रीन होता है CCl3NO2, और साथ के साथ एक जल का अणु बनता है। अब आप कहेंगे ये अभिक्रिया कैसे हुई है, तो आइए इसको भी समझा दूं ये हुआ कैसे है। समीकरण आप लिख तो लेते हैं लेकिन आपकी समझ में यह आनी चाहिए हुई कैसे ये अभिक्रिया। तो अब आप देखिए कैसे हुई है ये अभिक्रिया, इसको समझा देता हूं। आप क्लोरोफॉर्म को हमेशा ऐसे लिखें, ऐसे, और जब इसकी क्रिया HNO3 से कराते हैं तो इसको ऐसे लिख के देखिए आप, H अलग, NO2 अलग और एक O अलग, ऐसे देखिए, H को अलग करिए, NO2 को अलग करिए और O को अलग करिए। अब होना क्या है, अब होना क्या है, ये हाइड्रोजन ये वाली, और एक ये हाइड्रोजन और एक ये ऑक्सीजन, ये तीनों जल के रूप में बाहर हो जाएगी। देखिए ये बना जल, क्लियर, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन तीनों जल के रूप में बाहर। अब ये जो एक कार्बन का एक हाथ खाली रह गया, ये NO2 यहाँ इस हाथ के पास आके जुड़ जाएगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हो गया तो NO2 यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो देखिए क्या है CCl3 ये रहा, और NO2 आके यहाँ जुड़ गया, NO2 यही होता है क्लोरोपिक्रीन। तो अब तो समझ में आई ये अभिक्रिया कैसे हुई, इस तरीके से अभिक्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसका उपयोग क्लोरोपिक्रीन पर टिप्पणी भी आ जाती है, या क्लोरोपिक्रीन कैसे प्राप्त होता है ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो आप क्वेश्चन क्लोरोपिक्रीन के लिए तैयार रहे, अगर एग्जाम में पूछा जाता है इस अभिक्रिया को करने के लिए तैयार रहे। कैसे हुई है ये मैंने आपको समझा दी। इसके बाद नंबर 5 अभिक्रिया, एसीटोन से अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है एसीटोन से भी, आप नोट करिए, एसीटोन से अभिक्रिया, एसीटोन से अभिक्रिया, ये आप एसीटोन वाले लेसन में भी जाकर पढ़ेंगे। एसीटोन से अभिक्रिया, अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन से आती है, अब आप देखिए ये अभिक्रिया कैसे होती है इसको समझिए। एसीटोन, सबसे पहले आप एसीटोन का फार्मूला लिखिए, पहले ये लिख दूं आपको एग्जाम में करनी कैसे है। तो ये लिखेंगे, ये जो एसीटोन से अभिक्रिया होती है क्लोरीटोन बनता है, क्लोरीटोन, और ये जो अभिक्रिया होती है यो KOH की उपस्थिति में होती है, किसकी? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। तो हम लिखेंगे KOH की उपस्थिति में, के उपस्थिति में
क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे करा देते हैं? एसीटोन। एसीटोन से कराने पर क्लोरीटोन प्राप्त होता है। इसका उपयोग औषधि में और कीटनाशक के रूप में भी होता है क्लोरीटोन का, ये भी लिख सकते हैं आप। अब आप समझिए ये अभिक्रिया करनी कैसे है आपको, ये भी आप देखिए। तो आपको लेना है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और जब इसकी क्रिया एसीटोन को, मेरे तरीके से लिखिए एसीटोन को CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे लिखिए। क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब एसीटोन से कराते हैं तो एसीटोन को ऐसे लिखिए। ऐसे क्यों लिखना है अब आपको समझ में आ जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चली जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन। तो देखिए क्या बनेगा, ये तो CH3 ऐसा का ऐसे ही, C भी ऐसा का ऐसे ही। अब ये जो दो हाथ है इसे दोनों हाथ को अलग कर दीजिए। ये जो डबल बॉन्ड है ना, दोनों हाथ अलग करिए तो O के साथ तो H आके जुड़ जाएगा, ये आके जुड़ गया O के साथ H। क्या बचा बाकी? CCl3 बचा ना, तो दूसरे हाथ पे CCl3 आके जुड़ जाएगा और एक तरफ CH3। इस तरीके से एसीटोन से क्लोरोफॉर्म योगात्मक अभिक्रिया भी देता है। ये एक योगात्मक अभिक्रिया है और यही कहलाता है क्लोरीटोन। इसे कह सकते हैं ट्राई क्लोरो एसीटोन। इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? ट्राई क्लोरो एसीटोन। ये हुआ ट्राई क्लोरो एसीटोन। तो ये अभिक्रिया होती है क्लोरोफॉर्म के साथ, ट्राई क्लोरो एसीटोन प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया आपकी समझ में आई होगी और बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एसीटोन वाले चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद अब देखते हैं नंबर 5 अभिक्रिया। नंबर 5 कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये नाम से भी आती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। आइसोसाइनाइड परीक्षण ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, यानी कि क्लोरोफॉर्म का आइसोसाइनाइड परीक्षण इसी के द्वारा होता है। आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी पहचानी जाती है। इसमें लिखिए आप, इसमें लिखना है क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में, यानी कि KOH भी होना चाहिए। तो लिखना है क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया KOH तथा एनिलीन से होते हैं। एनिलीन से कराने पर फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या बनता है? फेनिल आइसोसाइनाइड। तो आइए समझ लीजिए ये अभिक्रिया कैसे होनी है। आप इस अभिक्रिया को देखिए। सबसे पहले आप एनिलीन लीजिए, ये लिया आपने एनिलीन NH2, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 समूह जोड़ोगे तो इसे कहते हैं एनिलीन। जब इसकी अभिक्रिया आप KOH की उपस्थिति में, यानी कि KOH और प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 इनसे कराते हैं, तो अब आप देखिए क्या बनता है। ये जो नाइट्रोजन होती है, ये जो कार्बन होती है, ये हाइड्रोजन का अणु यहाँ ऑक्सीजन को लेकर जल के रूप में बाहर हो जाएगा और बनेगी क्या, ये देखिए NC, यानी कि कार्बन का अणु आके जुड़ जाएगा। यही होता है फेनिल आइसोसाइनाइड। ये बनती है फेनिल आइसोसाइनाइड। और साथ के साथ अब आप देखिए प्लस ये K है और ये Cl, तो KCl बनेगा। लेकिन Cl के कितने अणु हैं यहाँ? 3। इसे संतुलित करेंगे तो 3 लगाएंगे तो K के भी 3 हो जाएंगे, तो यहाँ K के भी 3 लग जाएंगे। अब हाइड्रोजन देखें, ये जो हाइड्रोजन थी, ये वाली हाइड्रोजन, ये OH के साथ जल के रूप में बाहर हो जाएगी। क्या बन जाएगा? जल के रूप में बाहर हो जाएगी, जल बन जाएगा। अब आप देखिए इसे संतुलित करिए। 2
अरे दो तो 3 जल के अणु भी बनेंगे, 3 दूनी 6, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 है, O के 3 है, तो इसलिए O के संतुलित करने के लिए 3 यहाँ लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से ये फेनिल आइसोसाइनाइड बना, और यही अभिक्रिया कहलाती है कार्बन एमीन अभिक्रिया, नाम से भी पूछी जाती है। आप एग्जाम में इस तरीके से भी लिख के आ सकते हैं, इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, या ये जो नीचे होता है फेनिल, इसे कहते हैं C6H5, ऐसे अनुसूत्र के रूप में भी, और ऊपर NH2, ठीक है ना, प्लस ऐसे कैसे ही 3KOH प्लस CHCl3, और ये फिर फेनिल आया, ये नीचे C6H5 फेनिल होता है, और ऊपर है NC प्लस 3KCl और प्लस 3 जल के अणु। तो एग्जाम में आप या तो ऐसे करके आ जाइए, या ऐसे, या दोनों ही तरीके से या करके लिख दीजिए। तो ये होती है कार्बन एमीन अभिक्रिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक बात और, ये एनिलीन की जगह आप कोई से भी प्राथमिक एमीन ले सकते हैं। प्राथमिक एमीन RNH2, उससे भी सेम यही अभिक्रिया होती है। अगर एनिलीन ना लेके कोई भी प्राथमिक एमीन RNH2, कोई भी प्राथमिक एमीन लेके भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से ये अभिक्रिया हो जाती है। अगर आप करना चाहे ऐसे भी हो सकती है, ठीक है ना। इसके बाद जो क्लोरोफॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है, वो देखिए फिनोल से अभिक्रिया, जो कि पूछी जाती है, नंबर 6। इसे हम राइमर टीमैन अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। राइमर टीमैन अभिक्रिया नाम से भी आती है। जब भी ये अभिक्रिया आपसे पूछी जाए, आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान देना है कि राइमर टीमैन अभिक्रिया चाहिए। एक तो चाहिए आपको क्लोरोफॉर्म, वो तो लेना ही है, क्लोरोफॉर्म से ही होती है। दूसरा NaOH, क्या NaOH, वो कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और तीसरा इसमें फिनोल से होती है, यह अभिक्रिया फिनोल से अभिक्रिया होती है। तो आप इसमें लिखेंगे राइमर टीमैन अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया NaOH तथा फिनोल से कराने पर सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, इसका भी फार्मूला आपको पता हो। चलिए अब समीकरण के अंदर ये सारी बातों को हम जानते हैं। आइए देख लेते हैं समीकरण के अंदर कि ये अभिक्रिया कैसे करनी है आपको। राइमर टीमैन अभिक्रिया, सबसे पहले आप फिनोल लीजिए। इस अभिक्रिया को जरा ध्यान से समझना। ये लिया हमने फिनोल। जब बेंजीन की रिंग के ऊपर OH समूह उपस्थित होता है, इसे कहते हैं हम फिनोल। इसकी अभिक्रिया जब हम NaOH प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, ये अब जरा ध्यान से समझना कैसे होनी है। तो होता क्या है, ये जो H है हाइड्रोजन, और ये OH, तो ये जल के रूप में बाहर हो जाता है। देखिए जल बाहर, ध्यान देना, यानी कि यहां से H निकलेगा और OH जल बाहर हो जाएगा। क्लियर। और जब यहां से H बाहर हो गया तो इसकी जगह Na चला जाएगा। तो आप ये समझिए, ये आ जाएगा ONa। क्लियर। यहां से हाइड्रोजन निकला और ये हाइड्रोजन और OH जल के रूप में बाहर, फिलहाल तो ये समझिए। और ये जो Na बचा, ये NaH की जगह आ गया, एक तो ये काम करेगा। और ये जो Cl है, NaCl को भी लेके बाहर हो जाएगा, NaCl भी बाहर हो जाएगा, ठीक है ना।
NaCl के रूप में भी बाहर हो जाएगा। आइए मैं अब अच्छे से समझा दूं। ये जो Na था ये हाइड्रोजन की जगह चला गया और ये हाइड्रोजन OH को लेके जल के रूप में यहां से बाहर हुई और NaCl के 3 अणु बने। देखो 3, क्योंकि यहाँ Cl के संतुलित करेंगे 3 है तो इसलिए 3 लगा दीजिए। और अब देखिए क्या बचा, CH बचा हुआ है। देखो CH बचा हुआ है और एक O यहां से, तो इसका यहाँ इस पोजीशन पे CHO आके जुड़ जाएगा। ये माध्यमिक उत्पाद बनता है। याद रखना, यहां से एक हाइड्रोजन यहां से भी बाहर हुई और उसकी जगह CHO आके जुड़ गया। तो जब इसको भी संतुलित करेंगे तो अब आप देखेंगे, संतुलित करिए तो हाइड्रोजन के ये Cl के 3 बने। अब आप ये देखिए, पहले Na के संतुलित करिए, 3 ये रहे, 1 ये रहा, 4, तो 4 अणु आके जुड़ जाएंगे। देखिए कैसे, 3 तो ये रहे Na के और एक Na यहाँ आया तो 4 हो गए ना, तो इसलिए यहाँ 4 लगाया। जैसे ही 4 लगाए, अब ऑक्सीजन के आप संतुलित करेंगे तो अब आप देखिए, चाहे हाइड्रोजन संतुलित कीजिए चाहे ये, तो 3 आ जाएंगे, 3 दूनी 6, क्योंकि 4 हाइड्रोजन तो ये रहे और एक ये रहा 5 और एक यहां से आया 6 हाइड्रोजन। देखो एक यहां से भी निकला, इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन बाहर हुई है, यहां से एक हाइड्रोजन ये रही, 4 ये रहे, 5 और एक ये रही 6, तो हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए 3। अब ये देखिए, ये माध्यमिक उत्पाद जो बना है इसको जरा समझिए। इसका अम्लीकरण करने पर, बाद में इसका क्या करेंगे, अम्लीकरण, HCl से किसी भी अम्ल से यहाँ क्रिया करा दीजिए। तो जब अम्ल से क्रिया कराएंगे तो ये NaCl को लेकर बाहर हो जाएगा, तो NaCl बाहर हो जाएगा, यहाँ से Na हट जाएगा और Cl के साथ बाहर हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ वो अब H की जगह आ जाएगी। तो बाद में जो उत्पाद था यहाँ तो OH ही आ जाएगा और इसकी जगह ये ऐसा के ऐसा ही, इसे ही कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। यही होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। एक बार आप देख लीजिए, देखिए यही होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। और इसको ये भी कह सकते हैं, अगर इधर से पोजीशन गिने तो ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड भी कहा जाता है। और यही ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, राइमर टीमैन अभिक्रिया। इसमें सिर्फ आपको याद रखना था, एक तो चाहिए फिनोल, या इस अभिक्रिया को अणुसूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, या ये नीचे फेनिल है C6H5OH प्लस 4 अणु NaOH के लगे 4NaOH, कलर बदल लेते हैं, और प्लस CHCl3, ये रहा तीर के निशान पे, ऐसे ही 3 तो NaCl के अणु बाहर हुए, 3 जल के अणु बाहर हुए, और ये क्या बना, देखो C6H4, 5 नहीं रहा 4, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां से निकली हुई है, C6H4 ONa, और क्या आया हुआ इस पे CHO, ये ONaCHO, ठीक है ना। अब आगे चलिए, फिर इसको जैसे ही हमने अम्लीकृत करा, यानी कि अम्लीकृत करा, HCl से अभिक्रिया कराई, तो NaOH NaCl बाहर, और क्या रह गया, ये देखिए क्या बना है C6H4OH और CHO। इस तरीके से अभिक्रिया आप ऐसे भी लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे ये मैंने लिख के दिखाई। तो चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों में से किसी भी रूप में आप लिख सकते हैं, और यही अभिक्रिया कहलाती है राइमर टीमैन अभिक्रिया। यही अभिक्रिया राइमर टीमैन अभिक्रिया के नाम से भी पहचानी जाती है। तो ये हुए क्लोरोफॉर्म के बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं रासायनिक गुण के रूप में जो आपने समझी है। तो ये हुआ आपका क्लोरोफॉर्म का पूरा टॉपिक समाप्त। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।